हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग आर एस को सोल्यूशन कर रहे थे। और अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये आपका 7th लेक्चर हो जाएगा। एंड आई होप कि इसी लेक्चर में हम लोग खत्म कर दे पूरा का पूरा क्लास को, बिकॉज हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा ना जाए। अदर सब्जेक्ट को भी हमको स्टार्ट करना है, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे पूरा इसको खत्म करने का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को। ये आपका 7th लेक्चर हो जाएगा। इससे पहले 6 लेक्चर तक आ चुका। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके चैनल का लोगो में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चल जाएगा। वहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा आर एस कुर्मी, आरकेजन, प्रीवियस ईयर का पेपर और मैकेनिकल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर विच इज हेल्प्स टू क्वालिफाई योर यूनिक एग्जाम। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले ही लाइक कर दीजिए, बिकॉज आप लोग फ्लो में लाइक वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, कमेंट भी बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट लाइक कीजिए। इट्स वेरी हेल्पफुल, मोटिवेट करता है हमको, ताकि आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट बनाया जाए। तो अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी करना चाहिए। इतना तो आप लोग को एटलीस्ट करना ही चाहिए। और प्लीज़ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, विच इज़ सो, अब क्या बोलेंगे इसमें, हम ये तो नहीं बोल सकते कि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, बट करना चाहिए। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं आप लोग के लिए इतना केयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इतना कुछ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बाद में बोलते हैं सर 15 दिन बाद मुझे पता चला चैनल के बारे में, तब मैं 15 दिन लगातार पढ़ी, तब मेरा कुछ अच्छा नंबर आया है। तो आई होप सो मैं अगर पहले प्रोवाइड कर देता उन लोग को, या फिर उन लोग बोलते कि अगर सर मुझे पहले पता चलता है 1 साल पहले, 6 महीना पहले, तो मेरा कुछ ज़्यादा नंबर अच्छा आ सकता था। तो प्लीज़ आप लोग शेयर वगैरह कीजिए। और ऐसा कभी नहीं होता कि शेयर करने से जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो भी देखने लगेगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो कोई वहाँ पर बीट नहीं कर सकता है। और अगर आपका तैयारी जो है सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप कितनों भी अगर इस तरह कीजिएगा, आई मीन शेयर नहीं कीजिएगा, तो इस सबसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने जा रहा। तो इस सब चीज़ को दिमाग में मत रखिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना और अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। और बाकी कोई ब्रिलियंट और वीक होता नहीं, जैसे मैं कहता हूँ। आप लोग को नहीं पता है, जिसको मान लो नहीं कुछ दिन से पता, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिस थ्योरी के बारे में, तो आपके लिए वो टफ है, ठीक है। जो जब पता चल जाएगा आपको, वो आपका ईजी हो जाएगा। एक कहानी में बताता हूँ। एक कोई मेरे रिलेटिव आए थे, जो कि मेरे बहुत ही पर्सनल है, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में है, ऑफिसर में है, आई मीन जो आपका होता है ब्लॉक में ऑफिसर है, राइट। वो मेरे बेसिकली अंकल लगते हैं। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ आप लोग को रिलेट करने के लिए। तो वो हम लोग का पहले अपना जो है स्कूल चलता था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हम लोग का स्कूल चलता था, तो स्कूल में हमारे अंकल भैया लोग सबको वहाँ पे टीचर थे। अब क्या होता कि वो हमको पढ़ाए हैं अप टू 12th तक, वही पढ़ाए हैं, 10th 12th तक वही पढ़ाए हैं, ठीक है। 10th तक तो पढ़ाए हैं, पूरा का पूरा 10th तक पढ़ाए हैं। उसके बाद उन लोग उनका जॉब लग गया था, उसके बाद वो नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। तो हमको क्लास कोचिंग वही दिए थे। तो वो आके हमको एक बता रहे थे कि अभी देखो उत्तम का जो है मैकेनिकल से रिलेटेड अगर कोई भी हम इसको देते हैं, कोई भी क्वेश्चन देंगे तो वो बना लेगा, चाहे कुछ भी है, न्यूमेरिकल रहे या थ्योरी रहे, वो बना लेता है, क्योंकि वो उस पर उसका स्ट्रॉन्ग बन गया है, ठीक है। तो लेकिन एक टाइम ऐसा था कि 10th तक पढ़ता था, तो हम ही उसको साइन कॉस टेन वगैरह जो है मैथ का या फिर साइंस का कोई भी टॉपिक हम उसको समझाते थे। लेकिन अगर वो हमको अभी दे दे, 4 क्वेश्चन ही दे देना मैकेनिकल का कोई भी, तो सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाएंगे, लेकिन हमसे बनेगा नहीं, क्योंकि वो पढ़े थे आपका सिविल सर्विस से रिलेटेड पढ़े थे, ठीक है, वो टेक्निकल पढ़े नहीं है। तो इसका मैं एग्जांपल क्यों दिया, देखिए वो भी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में है, वो ऑफिसर ग्रेड में है, उनका भी पे ग्रेड बहुत अच्छा 60 के प्लस हाई है, लेकिन हम भी हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या वो मेरा क्वेश्चन बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। जैसे बोले कि अगर 4 क्वेश्चन दे, सुबह से शाम लग जाएगा, मेरे से नहीं बनेगा मैकेनिकल का क्वेश्चन, थ्योरी या फिर कोई न्यूमेरिकल दे दें, क्योंकि वो चीज़ नहीं पढ़े हैं। तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, वो वीक हैं, ऐसा कोई नहीं बात है। उनको बस पता नहीं उस चीज़ के बारे में, पढ़े नहीं है, इसीलिए वो नहीं बना पा रहे हैं। समझ आया कि नहीं। अगर उनका काम जो वो करते हैं, वो अगर हमको दे दिया जाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम वीक हैं या फिर हमको आता नहीं है। तो बात बस समझने का है कि जिसको वो चीज़ के बारे में पता है, वो चीज़ के को अच्छी तरह से समझ लिया है, वो हो जाता है ब्रिलियंट, वो हो जाता है तेज। जिसको नहीं पता वो अपने आप को वीक समझता है, लेकिन वीक कोई नहीं होता है मेरे नज़र में, तो कोई वीक नहीं होता है। जिसको पता रहता है वो बस तेज बन जाता है, जिसको नहीं पता रहता है वो उसके बारे में नहीं नॉलेज रहता है। ये चीज़, यही कंडीशन रहता है। तो इस चीज़ को दिमाग में हमेशा रखिएगा, कभी अपने आप को वीक मत समझिएगा। समझ आया। तो चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लांट लेआउट के बारे में। क्या होता है प्लांट लेआउट?
Plant layout is nothing but the physical arrangement of building machinery, equipment, and workplace and other facility of a production in order to process the product in the most efficient manner. मतलब क्या है कि एक तरह से ये जो प्लांट लेआउट है ये अरेंजमेंट होता है जिसमें आपका बिल्डिंग आ जाता है, मशीन आ जाता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट आ जाता है और जगह भी आ जाता है और फैसिलिटी आ जाता है। सब चीज़ को बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, वर्कप्लेस और फैसिलिटी को मिला के हम लोग बोलते हैं प्लांट लेआउट। ये हेल्प क्या करता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास सही तरह का मशीन रहा, इक्विपमेंट रहा, अच्छा अगर जगह रहा, अच्छा अगर फैसिलिटी रहा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक अच्छे एफिशिएंट मैनर में, कम में और अच्छे मतलब अच्छी प्रोसेस वगैरह में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसी को पूरा का पूरा हम लोग बोल सकते हैं प्लांट लेआउट। ठीक है, अब प्लांट लेआउट जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है कि क्या क्या उसमें फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसेस लेआउट के बारे में। ठीक है, तो दो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आपका तीन तरह से, एक होता है आपका प्रोसेस, एक होता है प्रोडक्ट लेआउट, एक प्रोसेस लेआउट जो पहला है, और थर्ड होता है मेरा फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोसेस लेआउट। हम टू द पॉइंट बात करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले जो प्रोसेस लेआउट है वो होता क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल लेआउट भी या फिर एनालिटिकल लेआउट भी। अगर बोल दे कि फंक्शनल लेआउट जो है किसको बोला जाता है, इसका अलग नाम क्या है, तो इसका अलग नाम आपका प्रोसेस लेआउट है। ये भी पूछ सकता है कि प्रोसेस लेआउट का अलग नाम क्या है, डिफरेंट नेम इज नोन एंड ऑल्सो फंक्शनल लेआउट और एनालिटिकल लेआउट। इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा प्रोसेस लेआउट यानी कि बहुत सारे चीज़ का मैन्युफैक्चर में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे फैसिलिटी हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, ठीक है, ये सभी चीज़ का एक कम्बिनेशन होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, दिस टाइप ऑफ लेआउट इज एम्प्लॉय वेयर, कहाँ पे हम लोग प्रोसेस लेआउट को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो, मतलब कि जहाँ पे कम हमको प्रोडक्शन चाहिए होता है, बहुत ही कम चीज़ प्रोडक्ट करना, हेवी हमको नहीं करना, मास प्रोडक्शन नहीं करना, वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। लो प्रोडक्शन की जगह में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़, सिमिलर जॉब आर मैन्युफैक्चर ऑन द सिमिलर मशीन, मतलब एक मशीन में सिमिलर तरह का जॉब निकल रहा है। ठीक है, किसी मान लो बोतल निकाल रहा है तो वो बोतल ही सिर्फ निकाल रहा है एक मशीन से ही। ठीक है, मशीन्स आर अरेंज ऑन द फंक्शनल बेसिस, फंक्शनल मशीन मतलब एक काम एक ही मशीन करेगा, उसको ऑटो छोड़ दीजिए वो ऑटोमेटिक वही करेगा, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिमिलर जॉब को ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। द प्रोसेस लेआउट हैज द फॉलोइंग ड्रॉबैक। अब इसका ड्रॉबैक क्या क्या, पहली बात तो मोर फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड, इसके लिए इसको ज़्यादा जगह का जरूरत पड़ता है। प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, प्रोडक्शन कंट्रोल जो रहता है वो ज़्यादा मेरा कॉस्टली हो जाता है। जाहिर सी बात है, एक मशीन सिर्फ एक ही काम कर रहा है, एक ही जॉब को निकालेगा, तो अगर मैं चार तरह का बोतल भी निकालना चाहूँ तो चार तरह का मशीन लगेगा। एक अगर बोतल निकालना चाहूँ, एक मैं कप निकालना चाहूँ, मेरे पास समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग मशीन लगेगा। एक होता है कि मल्टी मशीन जिसमें आप बहुत सारी, जैसे लेथ मशीन, लेथ मशीन क्या होता है, उसमें आप शेपिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग बहुत सारा काम को कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते प्रोसेस लेआउट में। यहाँ पे बस एक मशीन एक ही चीज़ का फंक्शन करेगा, एक ही तरह का हम लोग को वर्क आउटपुट करके निकालेगा, तो जिसके चलते मेरा प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो मेरा हाई हो जाता है और मेरा डिफिकल्टी भी होता है थोड़ा उसको कंट्रोल करने में। और ड्रॉबैक क्या होता है इसका, ड्रॉबैक है कि राउटिंग एंड शेड्यूलिंग इज मोर डिफिकल्ट, राउटिंग और शेड्यूल करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग ऑफ ए मटेरियल इज टू मच, यानी कि इसको हैंडलिंग और बैक ट्रैकिंग करने के लिए मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सारा हो गया मेरा किसका, आपका प्रोसेस लेआउट का। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि इसका नाम होता है क्या, फंक्शनल लेआउट, एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेरा जो है कम रहता है मटेरियल, यानी कि लो प्रोडक्शन हो तो ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा तीसरा चीज़ क्या बोल सकते हो कि ये अवॉइड करता है मोर फैसिलिटीज़ को। जाहिर सी बात है, अगर एक ही तरह का मशीन यूज़ करते हैं, ज़्यादा फैसिलिटी को हम लोग अवॉइड करते हैं, तो बोल सकता है टू अवॉइड फैसिलिटी विच टाइप ऑफ लेआउट इज यूज इन द प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, मतलब कुछ भी पूछ सकता है अपना बना के। तो आपको ये याद रखना कि जब भी मेरा फैसिलिटी का अवॉइड करना है तो हम लोग प्रोसेस लेआउट को यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट और एनी मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर, दैट इज कॉल्ड आवर प्रोडक्ट लेआउट। अब प्रोडक्ट लेआउट जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट का नाम आया ना, वहाँ प्रोसेस था, यहाँ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स जहाँ पे मास प्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है ना, यानी कि हाई वॉल्यूम आउटपुट चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, हम लोग ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री बनाते हैं, कार बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, इसका जो असेंबली करते हैं, डिफरेंट तरह का डिफरेंट मटेरियल हम लोग बनाते हैं। तो मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग प्रोडक्ट लेआउट को यूज करते हैं। इसका अलग नाम भी बोला जाता है सिंथेटिक लेआउट, तो ये भी पूछ सकता है कि सिंथेटिक या फिर प्रोडक्ट लेआउट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक लेआउट।
ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज बेस्ट सुटेड वेयर वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम लोग इससे बनाते हैं। इट इज़ यूज फॉर द मास प्रोडक्शन, मतलब जैसे मैंने कहा कि मास प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट लेआउट लोअर्स ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिक्वायर्ड लेस स्पेस, ये जो है कम स्पेस लेता है और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम को भी बहुत ही कम लेता है। मास प्रोडक्शन करना रहता है, ज़्यादा मशीन रहता है, वेरिएशन ज़्यादा मिलता है हमको, इसलिए कम जगह भी लेता है, कम टाइम भी लेता है। बात समझ में आया। इसके अलावा मशीन एंड यूटिलाइज मशीन एंड लेबर बेटर, यानी कि ये बेटर लेबर मतलब अच्छा काम करके देता है। सिंपल सा लॉजिक है। इन द प्रोडक्ट लेआउट स्पेशलाइज एंड स्ट्रिक्ट सुपरवाइजन रिक्वायर्ड एंड द मशीन कांट बी यूज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, जो भी हम लोग यानी कि इसके लिए सुपरविज़न यानी कि क्या होता है कि एक स्पेशल आदमी होना चाहिए हर मशीन का, जो स्पेशलिस्ट हो उसी को रखा जाता है। मतलब ऐसा देखो, पहले वाला हम क्या देखे थे, प्रोसेस लेआउट में देखे थे कि ऑटो है, मतलब उसको अगर हम लोग नहीं भी ध्यान देंगे ना, इसमें प्रोसेस लेआउट में अगर नहीं भी ध्यान देंगे तो उसको पता है कि भाई हमको मोटर ही बनाना है, या फिर कोई एक हम लोग को बनाना कैप बनाना है, या फिर समझ लो कैमरा का फ्रेम बनाना है, तो वही चीज़ ऑटो उसको सेट कर छोड़ दिए और बस वो मैन्युफैक्चर करते जा रहा है, बस हमको वहाँ पर मटेरियल इनपुट देते जाना है। लेकिन प्रोडक्ट लेआउट में हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट बनाता है, मास प्रोडक्शन बनाता है, तो एक स्पेशल वहाँ पे रहेगा जो कि उसको सुपरविजन में रहेगा, उसके देखरेख में रहेगा वो मशीन, ताकि वो सही तरह से काम करे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इन द प्रोडक्ट लेआउट, ये तो मैंने बता दिया। दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइज विद दी फॉल इन वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर बड़ा हम लोग कोई भी बड़ा मशीन लाते हैं, आप ही समझ लीजिए कोई बड़ा मशीन जगह चीज़ में जा रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, आप अगर एक चीज़ को बनाने बोलिएगा तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ ढेर सारा चीज़ बनाता है। तो वहाँ पे बोलेगा, लेट्स सपोज वही कि एक ट्रक है और एक आप ट्रक में बोल रहे हो कि भाई जो है शिफ्ट कराना अपना रूम, मेरा रूम का, जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग क्या करते हैं, ऑटो करते हैं, ऑटो वगैरह करते हैं, छोटा मोटा वैन यूज़ करते हैं अपना सामान को, जैसे रूम चेंज कर रहे हो तो शिफ्ट करने के लिए, बेड हो अपना जो भी है, लेपी वगैरह है, या फिर अपना बुक्स है, उसको शिफ्ट करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट चीज़ है। यही अगर आप ट्रक बोलिएगा, ट्रक में हमको शिफ्ट करना, तो वो ज़्यादा कॉस्ट लेगा, क्योंकि वो बोलेगा आप एक बेड लेके चलिए, बुक लेके चलिए, या फिर पूरा का पूरा आप मटेरियल लेके चलिए ढेर सारा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना कॉस्ट लगेगा उतना हम लेंगे ही लेंगे। वो आपका बोलेगा 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा खर्चा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें मेरा जो है, जैसे हम लोग वॉल्यूम को कम करते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम को कम करते हैं, मेरा कॉस्ट जो है वो राइज हो जाता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन के लिए ही इसको बनाया जाता है। इसका भी ध्यान रखना। आगे आ जाता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। जैसा कि नाम से ही पकड़िएगा, हमेशा मैं बात करता हूँ नाम से, देखो फिक्स्ड बात कर रहा है। फिक्स मतलब एक चीज़ है कि जो भी हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे ना, वो मशीन को हम लोग लिफ्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ एक जगह हम सेटअप कर दिए वो सेटअप कर, जैसे बॉयलर हो गया, बॉयलर आप देखे होंगे, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया ना। प्रोडक्ट लेआउट का क्या हो गया, जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बाईसाइकिल हो गया, इस तरह का असेंबली जो करते हैं प्रोडक्ट लेआउट में करते हैं। और इसमें क्या क्या हो गया आपका, अगर मैं बात करूँ प्रोसेस लेआउट में, तो प्रोसेस में टूल्स हो गया एंड गेजेस हो गया, जो छोटा छोटा प्रोडक्ट है जिसको एक तरह से टूल्स, कोई भी मान लो एक हॉक्सो बना रहा है, एक आपका हैमर बना रहा है, तो सिर्फ हैमर ही बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ वो एक ही तरह का टूल को बनाते रहता है। और अब हम लोग बात करते हैं फिक्स लेआउट, जिससे मैंने एग्जांपल बताया आपका क्या, बॉयलर इसका एग्जांपल बताया। एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा, बॉयलर, ठीक है। और बॉयलर क्या होता है, बहुत ही आपका बड़ा होता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसका पार्ट्स को हम लोग जरूर शिफ्ट कर सकते हैं। पार्ट्स मतलब क्या, इसके लिए जो हम लोग खोलते हैं, टूल्स वगैरह हो जाता है, वो सब को हम लोग मूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ पूरा का पूरा हमको बॉयलर को हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वही बोला गया है, द फिक्स पोजीशन लेआउट इज ऑल्सो नॉन एज स्टैटिक मीन्स होता है फिक्स प्रोडक्ट लेआउट। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द प्रोडक्शन इज सो लार्ज इट कांट बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अनदर लोकेशन, बट टूल्स मटेरियल एंड लेबर मूव टू दी प्रोडक्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। यानी कि मान लो एक लगा है आपका बॉयलर यहाँ पे और 4 किलोमीटर के बाद और एक लगा, तो हम लोग लेबर यानी कि जो आदमी काम करे वो तो मूव कर सकता है, मटेरियल मूव कर सकता है, टूल्स मूव कर सकता है, ताकि वो अच्छी तरह से परफॉर्म करे, लेकिन ये मूव नहीं करे। इसका एग्जांपल जैसे मैंने कहा, एरोप्लेन, स्टीम टरबाइन, शिप मैन्युफैक्चर हो गया, बॉयलर हो गया, ये सब जो है आपका इसी में आ जाएगा। क्योंकि एरोप्लेन हम लोग ऐसा थोड़ा ना करते, एरोप्लेन को उठा के वहाँ ले गए, इस प्रोडक्ट ले गए, वो जहाँ रहता वहीं रहता है, आदमी मटेरियल जो है वो मूव करता है। इस तरह स्टीम टरबाइन हो गया, शिप हो गया, बॉयलर हो गया, ये सारा एग्जाम्पल हो गया आपका फिक्स पोजिशन लेआउट का। नाउ हम लोग अब बात करेंगे रूटिंग, शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग।
सबसे पहले बात करते हैं कि भाई राउटिंग क्या होता है। तो राउटिंग इज अ वाइटल पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। इट ले डाउन द फ्लो ऑफ वर्क इन अ प्लांट। इट डिटरमाइंड हाउ एंड वेयर द वर्क टू बी डन। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को कहाँ और कैसे बना रहे हैं उस चीज़ के बारे में ये मुझे बताता है, राउटिंग करता है। ठीक है, ये बताता है कि भाई स्पेसिफिक तरीका से मशीन को कैसे यूज़ किया जाए और मशीन को यूज़ करके कैसे सीक्वेंसली हम लोग एक सीक्वेंस में ऑपरेशन करते करते हम लोग प्रोडक्शन करें, उसी को हम लोग बोल देते हैं राउटिंग। ठीक है, बस सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है। अब यानी कि इसमें पूछेगा आपको सिंपल क्या राउटिंग मतलब एक सीक्वेंस से हम लोग कैसे ऑपरेशन को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी बात करेगा कि भाई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड बाय विच टर्म, तो यहाँ आ जाएगा मेरा रूटिंग। अब आ जाता है मेरा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मीन्स क्या होता है? शेड्यूल करना। शेड्यूल करना मतलब डिटरमाइन करना। देखो डायरेक्ट हम बता शेड्यूल से क्या आएगा, टू डिटरमाइन द प्रोग्राम फॉर ए ऑपरेशन। यानी कि ऑपरेशन को जो हम लोग ऑपरेशन कैसे करेंगे उसको डिटरमाइन करने का जो शेड्यूल बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग। बस समझ में आ गया, ये चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, स्पेसिफिक टाइम एक दिया जाता है सीक्वेंस में ताकि काम को किया जाए, भाई इतना टाइम पे इस प्रोसेस से हम लोग इस काम को कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर शेड्यूलिंग। ठीक है, ओके इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो इसमें बोला इट मे बी कॉल्ड एज द टाइम फेज और लोडिंग फेज ऑफ लोडिंग। द लोडिंग मीन्स ऑफ द असेसमेंट ऑफ अ वर्क ऑफ फैसिलिटी, जैसे मेन मशीन ग्रुप, मेन ग्रुप ऑफ मशीन्स, ये सारा चीज़ को शेड्यूल करते हैं ताकि ये स्पेसिफिक टाइम पे एक सीक्वेंस में मेरा सही काम को कर पाए। लास्ट आता है डिस्पैच। डिस्पैच नाम से पता चलता है कि डिस्पैच कर दो इसको। इस मीन्स यानी जो प्रोडक्ट मेरा बना वो डिस्पैच वर्क ऑर्डर थ्रू द शॉप फ्लोर। यानी कि डिस्पैच यानी कि जो भी मेरा ऑर्डर मिला था, ऑर्डर बनने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बना उसको मैं शॉप तक डिस्पैच कर दिया, मतलब भेज दिया। तो दिस इज कॉल्ड आवर डिस्पैचिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये कंसर्न विद दी स्टार्टिंग, मतलब क्या होता है स्टार्टिंग ए प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस जब बनने के बाद जो स्टार्टिंग होता है उसको डिस्पैच करने का, वो मेरा बताता है कौन है, डिस्पैचिंग बताता है। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस बताता है सेल करने का। समझ आया कि नहीं, वो चीज़ है। देखो बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। इट इज़ द डिफाइन द फिजिकल रिलीज, देखो वही है रिलीज करता है वर्क, अथॉरिटेशन ऑफ द ऑपरेशन फैसिलिटी, मेन मशीन, बस यही चीज़ें ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली कोई ऐसा है नहीं। बस ये ध्यान रखना, कीवर्ड को पकड़ना है। शेड्यूलिंग मीन्स क्या हो जाता है भाई, तो शेड्यूल जैसे मैंने कहा कि भाई कोई भी ऑपरेशन को करने के लिए प्रोग्राम को डिटरमाइन करना, उस प्रोसेस से उस टाइम स्पेसिफिकेशन में हम काम को कर दिए, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। डिस्पैच मतलब मेरा वर्क जो हमको मिला था, ऑर्डर मिला था, ऑर्डर मिलने के बाद जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए उसको शॉप तक डिलीवर करना, डिस्पैच हो गया। राउटिंग क्या हो जाता है कि भाई एक सीक्वेंस में ऑपरेशन करेंगे, एक सही तरीके से हम ऑपरेशन करेंगे, वो मेरा होगा राउटिंग। बस दैट्स इट। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, ये सारे चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा क्वेश्चन पे ही। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोग अब कुछ टर्म का यूज़ करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बुक में आपका नहीं दिया है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले एक चार्ट होता है। चार्ट क्या होता है सर? चार्ट मीन्स समझ लीजिए कि जो भी हम लोग अलग अलग स्टेशन होता है, स्टेशन मीन्स समझ लो प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे हम लोग किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट को बनाने में डिफरेंट डिफरेंट तरह का मटेरियल का जरूरत पड़ता है, टूल्स का जरूरत पड़ता है। तो वहाँ पे जो उसका एस्टिमेट बना के रखते हैं, थ्रू दी चार्ट हम लोग बनाते हैं कि भाई कौन सा मटेरियल को बना रहा है, उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ रहा है, उसका एस्टिमेट बनाना है। अब एक आता है इंपॉर्टेंट ट्रेवल चार्ट, जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ट्रेवल चार्ट, ट्रेवल चार्ट क्या होता है? ट्रेवल मीन समझ लो ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब स्टेशन जो होता है अलग अलग जगहों में होता है। कहीं आपका 4 किलोमीटर दूर है, फिर एक आपका 10 किलोमीटर दूर है, अदर सिटी में है। कार को कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है टाटा, अब टाटा का तो इंडस्ट्री की जो है पूरा इंडिया में है। तो ट्रेवल चार्ट के थ्रू वो बनाता कि अलग अलग स्टेट में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल का जरूरत पड़ रहा है, कौन कौन सा टूल्स का जरूरत पड़ रहा है, कौन कौन सा फैसिलिटी का जरूरत पड़ रहा है। तो सारे का एस्टिमेट बनाना हम लोग बनाते हैं थ्रू द ट्रेवल चार्ट। अब बोलेंगे सर क्यों बनाते हैं ट्रेवल चार्ट, इससे बनाने के फ़ायदा क्या है? पहले नंबर में हम लोग जो मटेरियल होता है उसका हैंडलिंग करते हैं, मतलब कितना मटेरियल ज़रूरत है, कितना खपत हो रहा है, उससे रिलेटेड मुझे पता चलता है क्या क्या चाहिए होता है। दूसरा चीज़ इन्वेंट्री कंट्रोल हम लोग करते हैं। इन्वेंट्री जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इन्वेंट्री का स्टॉक इन हैंड, स्टॉक में कितना हम लोग रखेंगे, और इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर कोई मेरा प्रॉब्लम भी आता उसके बारे में पता करते हैं। प्रॉब्लम मीन्स क्या, मान लो कोई टूल हम लोग वहाँ पर रखते हैं और वो पता चलता है कि कार का जो हम लोग साफ्ट बनाते हैं, साफ्ट में जो मेरा कटिंग टूल लगता है वो बार बार विद इन 15 डे के बाद टूट जाता है। तो हम लोग को ये पता है इससे ये डिफिकल्टी आ रहा, तो हम 15 दिन से पहले ही उस चीज़ को ऑर्डर कर लेंगे कि मे भी ये टूट सकता, तो मैं मंगाओ। तो इन्वेंट्री के साथ साथ इन्वेंट्री डिफिकल्टी को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में क्या आता है, मटेरियल हैंडलिंग करते हैं और उसका प्रोसीजर और उसका रूट्स देखते हैं। मटेरियल को भी हैंडलिंग करते हैं और उसके रिलेटेड जो है हम लोग एनालिसिस भी करते हैं।
अब यहाँ पे बार बार मैंने बात किया कि मटेरियल हैंडलिंग, तो क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। तो देखो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, अब देखो क्या हो जाता हो, मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि मटेरियल जो होता है वो किस तरह का हम लोग इक्विपमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट इक्विपमेंट। ये नहीं कि मटेरियल हम लोग कोई भी मार्केट से उठा के ले आए, टूल का जरूरत पड़े तो हम लोग एकदम जो है इफिशियंट टूल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं मैं यहाँ पे बता दूँ, पहला नंबर है इफिशियंट टूल को सिलेक्ट करते हैं। इफिशियंट मतलब टूल मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा खपत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा दिन तक टिकेगा, उस तरह का टूल को हम लोग करते हैं। यानी कि इफिशियंट इक्विपमेंट इज सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। दूसरा नंबर में क्या होता है, हम लोग जो हेवीएस्ट वेट वाला जो रहता है मेरा टूल, उसको कम से कम डिस्टेंस तक लेके जाता है थ्रू द क्रेन या आपका कन्वेयर बेल्ट होता है। तो इसके द्वारा हम लोग जो हेवीएस्ट होता है, ठीक है, जो हेवी रहता है, हेवी वेट वाला रहता है, हेवी वेट वाला को कम से कम यानी कि लीस्ट डिस्टेंस तक हम लोग ट्रेवल करते हैं। अब देखते हैं मटेरियल जो आपका इंडस्ट्री होता है वहाँ पे एक तरह का कन्वेयर बेल्ट होता है जहाँ पे हम लोग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो जो हेवी वाला रहता है उसको ज़्यादा दूर तक नहीं शिफ्ट करते, नहीं तो पता चला कन्वेयर बेल्ट ही मेरा बेंड हो गया, टूट के खराब हो गया। तो ये सारा जो होता है प्रिंसिपल होता है मटेरियल हैंडलिंग करने का। तो इस सब पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से मेरा क्या चाहता है, तो अब आ जाता है मेरा सर इतना जो आप चार्ट बताए, तो हम लोग अगर प्लांट को बनाते हैं, किसी भी प्लांट को जो लेआउट हम लोग करते हैं कि किस तरह का प्लांट रहेगा, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, तो कौन कौन सा लेआउट हम लोग या फिर चार्ट का यूज़ करते हैं। तो देखो कौन कौन सा चार्ट, एक तो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेवल चार्ट, जैसे मैंने अभी कहा ट्रेवल चार्ट का यूज़ कर देते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, दूसरा नंबर कहता है मेन मशीन चार्ट। क्या होता है मेरा मेन मशीन चार्ट। अब मेन मशीन चार्ट क्या आता है ना, इसे मेरा बताता है वर्क और मशीन के बीच में जो लोडिंग अनलोडिंग होता है या फिर कितना मुझे जरूरत पड़ता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, मेन और मशीन। ये बताता है मेरा वर्क और मशीन के बीच में, वर्क और मशीन के बीच में जो है, ये देखो मेन काम करता है, आदमी जो होता है वर्क काम करता है और मशीन मशीन है, मतलब वर्क और मशीन के बीच में जो रिलेशन बताता है वो बताता है क्या मेरा मेन मशीन चार्ट। कि यानी कि जो आदमी है वो मशीन का कैसे यूज कर रहा है उसको हम लोग चार्ट में जो शो करते हैं उसको बोलते हैं मेन मशीन चार्ट, ठीक है, जो वर्क और मशीन के बीच में बताता है। दो चार्ट हो गया। इसके बाद और एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, हम लोग प्रोसीजर कैसे हम लोग ले जाते हैं मैन्युफैक्चर करने में, उस प्रोसीजर को इसके थ्रू हम लोग दिखाते हैं। इस सारे चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब डिफरेंट तरह का जो है हम लोग मैन्युफैक्चर में अलग अलग तरह का हम लोग कन्वेयर बेल्ट वगैरह यूज करते हैं। जैसे एक होता है बकेट कन्वेयर बेल्ट, तो बकेट वाला में क्या होता है, इस तरह का बकेट बना रहता है। इस सब मैं फोटो में दिखाऊंगा आपको, छोड़िए मैं ये सब चीज़ को फोटो दिखाऊंगा ज़्यादा आपको। एक आता है आपका गैंट चार्ट, GANTT गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का बोल देता है कि बताओ इसका हम लोग इसका क्यों यूज़ करते हैं, तो ये प्रोडक्शन का जो शेड्यूल होता है उसका इन्फॉर्मेशन मुझे देता है। बात समझ में आए, प्रोडक्शन शेड्यूल जो शेड्यूल हम लोग सेटअप करते हैं टाइम के अनुसार, उसको मुझे जो इन्फॉर्मेशन देता है वो देता है मेरा कौन, गैंट चार्ट देता है। समझ आया कि नहीं, प्रोडक्शन शेड्यूल का इन्फॉर्मेशन देता है गैंट चार्ट। बस पॉइंट वाइज सबको क्लियर करने से ज़्यादा कुछ इसमें डीप है नहीं समझने लायक, तो वो सारा चीज़ को है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं और जो जो प्रॉब्लम होता है वो हम लोग क्वेश्चन पे सोल्व करते जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन 115 तक देख लिए थे और हम लोग का टाइम कितना हो चुका है। ओके, यहाँ पे टोटल टाइम मुझे क्लियर नहीं हुआ है, एडिटिंग करना पड़ेगा, बट चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। हम लोग चलते हैं 1, 1 और 6 से। सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट, मैं कलर को रेड कर लेता हूँ ज़्यादा विजुअल होगा। ओके, द प्रोडक्ट लेआउट इज यूज फॉर, प्रोडक्ट लेआउट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट नाम ही पता चलता है, प्रोडक्ट मीन मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और प्रोसेस लेआउट हम लोग लेस प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वो रहा 117 में। ओके 1 मिनट, सॉरी। ओके 117, द प्रोडक्ट लेआउट इज बेस्ट सुटेड वेयर, कहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लेआउट को यूज़ करते हैं। वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस, हाँ बिल्कुल सही, मैंने कहा था वन टाइप ऑफ करते हैं। और प्रोडक्ट मेरा स्टैंडर्ड होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर लार्ज क्वांटिटी, यानी ऑल ऑफ दी अब हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल के लिए जाहिर सी बात है, ऑटोमोबाइल क्या था, बहुत ही मास प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड मेरा प्रोडक्ट होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग प्रोडक्ट लेआउट का यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, द प्रोडक्ट लेआउट
लोअर्स ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, रिक्वायर्ड लेस फ्लोर एरिया, बिल्कुल सही, और यूटिलाइज मशीन एंड लेबर बेटर, बिल्कुल सही, ऑल सब चीज़ सही है। क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट जो होता है वो मेरा स्टैंडर्ड करता है तो मेरा कम जगह लेता है, क्योंकि अलग अलग काम भी कर सकता है एक तरह। जैसे लेथ मशीन मान सकते हो तुम कि हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोमोबाइल में, वहाँ पे लेथ मशीन का यूज़ करते हैं, और लेथ मशीन बहुत सारा काम कर सकता है, टेपर, टर्निंग, लर्निंग, कटिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, एक सारा काम। तो समझ लिए अलग अलग मशीन का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही मशीन सब काम हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा लेस ही जगह लेगा ना, कम जगह लेगा। लेथ मशीन को एक जगह सेट करनी, वो सारा काम कर दे रहा है। वहीं अगर प्रोसेस लेआउट का बात करेंगे, जो पहले हम पढ़ाए थे, प्रोसेस लेआउट क्या बोले थे, एक मशीन एक ही काम करेगा। तो अगर इतना सारा हमको काम करना पड़ता ना, अगर शेपिंग करना पड़ता तो अलग मशीन, ड्रिलिंग करना पड़ता तो अलग मशीन, तो कितना जगह लेता। तो ये सब यहाँ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और यूटिलाइज भी सही होता है मशीन का। आ जाते हैं फिर से 120 में, प्रोडक्ट के रिलेटेड बोल रहा है। द प्रोडक्ट लेआउट यहाँ पे बोल रहा है स्पेशलाइज एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। हाँ, सुपरविजन तो चाहिए क्योंकि मशीन जो होता है हेवीएस्ट होता है और बहुत सारा फंक्शन करता है। मशीन कांट भी यूज टू दी मैक्सिमम कैपेसिटी। हाँ, उसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो वो खराब हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइज विद द फॉल इन वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। हाँ, अगर बहुत कम हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें मुझे ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मास प्रोडक्शन के लिए मशीन बनाया गया है। इसका भी ऑल ऑफ द हो जाएगा। प्रोडक्ट लेआउट इज नॉन एज, इसको हम लोग क्या और बोलते हैं, मैंने कहा था इसको सिंथेटिक लेआउट भी बोला जाता है। तो 121 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 122। अब आ जाता है मेरा प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट को मैंने क्या कहा था, इसका अलग नाम क्या है मेरा, एनालिटिकल लेआउट इसको कहा जाता है। ये हो गया आपका आंसर ए नंबर। द प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉय, जहाँ पे कम वॉल्यूम होता है दिया है पहला, वेयर द लो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, सही है। द सिमिलर जो हम लोग बनाते हैं बिल्कुल सही है, सिमिलर मशीन में बनाते हैं। और वेयर द मशीन अरेंज ऑन द फंक्शनल बेसिस, फंक्शनल मतलब एक काम एक ही मशीन कर रहा है उस तरीके से, तो ऑल ऑफ दी करेक्ट हो जाएगा। इन प्रोसेस लेआउट हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग मशीन इज टू मच, एकदम सही। प्रोडक्ट कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट, मैंने बताया था कॉस्टली भी होता है, और राइटिंग शेड्यूलिंग डिफिकल्ट होता है। ऑल ऑफ दिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला था, प्रोडक्ट लेआउट इज मोर एमिएबल टू ऑटोमेशन देन प्रोसेस लेआउट। अच्छा, तो बिल्कुल सही, जो एम होता है किसी भी चीज़ जो हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट को, उसके लिए ज़्यादा मेरा कौन अच्छा रहता है, प्रोडक्ट लेआउट ज़्यादा मेरा होता है। यानी कि एमिएबल मीन्स क्या होता है, उत्तरदायी, मेरा उत्तरदायित्व तो इस तरह बोला जाता है, या फिर जिम्मेदार समझ लो। तो एमिएबल यानी कि ऑटोमेशन करने के लिए, मतलब ऑटोमोबाइल में मेरा ज़्यादा क्या यूज होता है, प्रोडक्ट लेआउट को, ठीक है। जैसे हम लोग अभी बताए थे कार वगैरह मैन्युफैक्चर करने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट लेआउट को यूज़ किया जाता है। ट्रू है। 126 द टाइप ऑफ लेआउट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टीम टरबाइन। अब देखो स्टीम टरबाइन का बात कर रहा है ना, तो स्टीम टरबाइन यानी स्टीम बॉयलर बोल लो, स्टीम टरबाइन बोल रहे हो, इन लोग बहुत बड़ा रहता है, इन लोग को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये फिक्स पोजीशन लेआउट आपका होता है। फिक्स पोजीशन लेआउट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोला जाता है, स्टेटिक। स्टेटिक मीन्स भी हो जाता है, स्टेटिक मतलब रुका हुआ, फिक्स, तो ये भी हो जाएगा सी नंबर 127 का। क्वेश्चन नंबर 128 द फिक्स पोजीशन लेआउट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज लॉस्ट, मटेरियल मूवमेंट इज लेस, ये तो सही है, मटेरियल को मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम, हाँ बिल्कुल कम होता है। टोटल लेस्ट मतलब ये आपका ऑल ऑफ दी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव मल्टीपल ऑफ फैसिलिटीज़, देखो मैंने कहा था ज़्यादा फैसिलिटीज़ को अगर हम लोग अवॉइड करना है तो हम लोग क्या, हम लोग प्रोसेस को लेते हैं, या फिर कौन सा लेआउट को हम लोग प्रोसेस लेते हैं, वो हो जाता है मेरा प्रोसेस लेआउट। क्योंकि ये सिमिलर टाइप का प्रोसेस मेरा करता है, लेस वॉल्यूम के लिए करता है, ज़्यादा फैसिलिटी का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मिलाना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस तरह पकड़िए, प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है भाई, जहाँ पे कम मेरा लेस जो होता है मेरा वॉल्यूम जरूरत पड़ता है, कम हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, एक तरह का टूल या फिर मटेरियल को बनाता है, एक सिमिलर तरह का, तो टूल और गेज एक तरह से हो जाएगा, तो प्रोसेस लेआउट में ये आ जाएगा। फिर आता प्रोडक्ट लेआउट, जैसे मास प्रोडक्शन बनाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, कार वगैरह, तो यहाँ पे देखो मोटर कार दिया ही है, तो डी का हो जाएगा बी नंबर। ये दोनों क्लियर हो गया। अब आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट। कॉम्बिनेशन, तो अगर बॉल बेरिंग बात करेंगे तो बॉल बेरिंग लगा रहता है ना मेरा कार या फिर साइकिल में, बाईसाइकिल में लगा रहता है, तो ये मेरा कैसा है, प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है। क्योंकि बॉल बेरिंग जो होता है मेरा एक तरह का सिमिलर है, बॉल बेरिंग मेरा सिमिलर है, लेकिन जहाँ जिस चीज़ में लग रहा है मेरा बाईसाइकिल में लगा, वो मेरा मशीन भी वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, तो बॉल बेरिंग मेरा कॉम्बिनेशन हो जाता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट का। और बाकी जो बचा मेरा लार्ज बॉयलर, नाम से ही पता चला बॉयलर को मूव नहीं कर सकते हैं, तो मेरा फिक्स लेआउट आपका फिक्स पोजीशन लेआउट है। समझ आया? यानी कि क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सॉरी, ए का हो जाएगा सी नंबर, बी का हो जाएगा ए नंबर, सी का हो जाएगा आपका डी नंबर, एंड आपका जो डी है, डी का हो जाएगा बी नंबर। राइट, मूव करते हैं 131 में। द इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव बाय,
तो ये हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट को मतलब स्टैंडर्ड अगर रखेंगे तब हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन बोल रहा था प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिमिलर। और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करते हैं। लाइक आप लोग करते नहीं और शेयर भी नहीं करते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत ही डिमोटिवेट लगता है। ऐसा लगता है कि आप लोग इस सब चीज़ का जरूरत ही नहीं पड़ता, बस एक दो स्टूडेंट को छोड़ के। ठीक है, तो प्लीज़ अगर सही लग रहा है और ये जॉब के लिए किया जा रहा है, आपके फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, बहुत ही टाइम निकाल के लिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। समझ में आया कि नहीं? आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का सपोर्ट। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 32. The production scheduling is a simpler and high volume of output and high labor efficiency achieve. प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, तो इसमें से मेरा प्रोडक्ट लेआउट आ जाएगा। आप जैसे हम थ्योरी बताते हैं उसके बाद आप लोग इजीली पकड़ लीजिएगा। देखिए आपको पता है कि भाई सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम कहाँ से आ जाता है, तो भाई प्रोडक्ट लेआउट से आ जाता है, ऐसे पकड़ लीजिएगा। द प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ ए मशीन इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन टू। तो टू क्या था? परफॉर्मेंस क्या था? प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ ए मशीन इज डिफाइंड एज ए कैपेबिलिटी ऑफ मशीन इज। तो यहाँ पे क्या जाएगा? प्रोसेस है डिफाइन वॉल्यूम एंड वर्क पर यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। यानी कि जो कैपेबिलिटी होता है किसी भी मशीन का कैपेबिलिटी, वो डिफाइन करते हैं कि कितना वॉल्यूम वो काम कर पा रहा पर मिनट के अनुसार, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? प्रोसेस कैपेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ABC एनालिसिस, हम लोग जो ABC एनालिसिस देखे थे जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ठीक है, जिसमें M में रखा था कॉस्ट हाई रहता है, कम प्रोडक्ट को रखते हैं, B वाला में मॉडरेट रहता है, C वाला में ज़्यादा प्रोडक्ट रहता है क्योंकि कॉस्ट उसका लो रहता है, यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो मेरा कौन दिया है? पेट्रियोज प्रिंसिपल, तो ये मेरा सही है। पेरिटोज, तो पेरिटोज, तो यही प्रिंसिपल इसी के बेस्ड है ये, तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ही यहाँ पे करेक्ट है। तो बाकी छोड़ देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है क्या? सेकंड नंबर हम लोग देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला नहीं गलत है, यानी कि ओनली ए करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 135। द चार्ट विच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन द वेरियस वर्क स्टेशन इज नॉन एज। देखो मैंने कहा था ना, ट्रेवल चार्ट अलग अलग स्टेशन का जो मटेरियल हैंडलिंग का दिखाता है मेरा लेआउट या फिर एस्टिमेट बताता है, तो वो जो चार्ट है वो मेरा ट्रेवल चार्ट कहलाता है। देखो वेरियस स्टेशन का बात कर रहा है, अलग अलग जगहों में। ट्रेवल चार्ट इज यूज टू, क्यों यूज़ करते हैं भाई हम लोग ट्रेवल चार्ट का यूज़ करते हैं क्या हम लोग? मटेरियल हैंडलिंग को एनालाइज करने में, इन्वेंट्री कंट्रोल करने में, उसका डिफ़िकल्टी को भी डिटरमाइन करने में, और प्लेन मटेरियल हैंडलिंग को। तो बिल्कुल सही मैंने बता चुका हूँ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट आर यूज इन प्लांट लेआउट? तो मैंने कहा था प्लांट लेआउट में मेन मशीन जो कि वर्क और मशीन के बीच में रिलेशन बताता है। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का भी यूज़ करता है, ऑपरेशन बताता है डिफरेंट का। और ट्रेवल चार्ट जो भी मैंने कहा है आपका क्या एनालाइज करता है डिफरेंट स्टेशन में कितना मटेरियल का यूज़ हो रहा है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 138। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग? कौन सा प्रिंसिपल है? तो देखो यहाँ पे कीप द हैंडलिंग मिनिमम, जितना से जितना हैंडलिंग हम लोग कम करेंगे मशीन का, सिलेक्ट करेंगे एफिशिएंट। मतलब मैं कहा था मटेरियल हैंडलिंग, मैंने आपको बताया था मटेरियल हैंडलिंग कैसे करते हैं। जो भी भारी सामान रहेगा उसको कम दूरी तक ले जाना, सही सामान को सिलेक्ट करना, यानी कि जो सबसे इफिशियंट रहेगा मेरा इक्विपमेंट उसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ये सारा तरीका होता था। वही सारा बोला सिलेक्ट ओनली इफिशियंट हैंडलिंग इक्विपमेंट। मूवमेंट द हैवीएस्ट वेट टू द लीस्ट डिस्टेंस, तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। द फॉर हैंडलिंग मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं वाइडली यूज? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बेल्ट कन्वेयर या फिर बकेट कन्वेयर। तो देखो सीमेंट है ना, इसलिए हम लोग बकेट कन्वेयर का यूज़ करते हैं। मैं फोटो दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए ये मेरा होता है बकेट कन्वेयर। बकेट कन्वेयर में क्या होता है? यहाँ देखो बकेट लगा रहता है, और बकेट अब सीमेंट है, जाहिर सी बात है अगर सीमेंट मेरा रहेगा और सीमेंट के लिए अगर हम लोग ये बेल्ट अगर यूज़ करेंगे, कन्वेयर बेल्ट जो बेल्ट कन्वेयर होता है, इसको अगर यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम लोग जो स्टैटिक कोई प्रोडक्ट है जो मूव ना करे, हैवी है, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं रिजिड जो होता है जिसमें मूवमेंट नहीं होता। सॉलिड मटेरियल समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉलिड मटेरियल को हम लोग मूवमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सीमेंट अगर रखेंगे तो क्या हो सकता है? गिर सकता है, फॉल डाउन हो सकता है थ्रू दी बेल्ट, लेकिन इसीलिए इसका यूज़ नहीं करते। इसलिए हम लोग कैसा यूज़ करते हैं? आपका इस टाइप का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बकेट। देखो बकेट रखा रहता है मेरा बेल्ट में, तो ये मेरा हेल्प क्या करता है कि अगर सीमेंट को हम लोग रखेंगे सब बकेट में तो मेरा मूवमेंट नहीं करेगा, और ये मेरा सीमेंट मैन्युफैक्चर में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बस फोटो एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीमेंट मैन्युफैक्चर में हम लोग बकेट कन्वेयर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है 140 इन अ बिग ऑटोमोबाइल रिपेयर शेप फॉर एलिवेशन मतलब हाइट के लिए एंड मूवमेंट ऑफ द हैवी पार्ट को मूवमेंट करने के लिए सच एज कंप्लीट इंजन असेंबली, पूरा का पूरा इंजन को हम लोग एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, गियर बॉक्स को ले जा रहे हैं, तो ओवरहेड क्रेन और लिफ्ट फोर्क लिफ्ट का ट्रक यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल सही। अब मैं दिखाता हूँ कि ओवरहेड क्रेन होता क्या है और फोर्क लिफ्ट ट्रक होता क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा इजीली। चलो दिखाते हैं पिक फिर से आपको। तो ये आपका होता है फोर्क लिफ्ट ट्रक। देखो यहाँ पे रखा जाता है मेरा मटेरियल, ये मेरा मटेरियल यहाँ पे रहेगा ढेर सारा, ऊपर में रख देंगे और इसको हम लोग यहाँ पे आपका बैठा रहता है आदमी, इसको हैंडलिंग करता है और इसको लेके जाता है। पूरा का पूरा यहाँ असेंबली मशीन असेंबली को हम लोग रख दिए, या तो पूरा का पूरा टूल बॉक्स रख दिए, गियर बॉक्स रख दिए, इंजन रख दिए और मूवमेंट करते हैं। तो पहला तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है मेरा फोर्क लिफ्ट ट्रक, हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ हो गया मेरा क्या, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ले जाने के लिए, सॉरी हॉरिजॉन्टली ले जाने के लिए सिंपली है ना। लेकिन अगर हाइट एलिवेशन में ले जाना तो ये एलिवेशन तक तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत एलिवेशन ऊपर तक जाता है बट ज़्यादा नहीं जाता। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो दूसरा जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था जो कि आपका क्या था, जो कि आपका था ओवरहेड क्रेन। तो देखो ओवरहेड क्रेन क्या था, ये एक तरह से क्रेन तरह का पीला तरह का क्रेन है और ये देखो पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है, जो कि इस तरह का यहाँ पे बेल्ट दिया गया है और ये आपका क्रेन से लोड होकर पूरा का पूरा देख रहे हैं यहाँ पे मशीन को लिफ्ट किया जा रहा है। तो ये क्या हो सकता है, मूवमेंट ये हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, लेफ्ट राइट भी, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकली अपर डाउन भी हो सकता है। मतलब एलिवेशन देने में भी काम आता है। अगर एक छत से दूसरी छत में ले जाना है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, तो मेरा ये हेल्प करता है। बात समझ में है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में और ज़्यादा हाइट तक रहता है। तो ये सारा ये क्या कहलाता है मेरा ओवरहेड क्रेन। ठीक है, ये दोनों चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा हेवी मटेरियल को जो रहता है मेरा मूवमेंट का जरूरत पड़ता है, फिर एलिवेशन तक ले जाने करते हैं जैसे इंजन असेंबली। तो ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन अ थर्मल पावर प्लांट। अगर वीडियो अगर सही लग रहा है तो लाइक कीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता, आप लोग खुद करते हैं, आप लोग खुद शेयर करते, खुद लाइक करते, कमेंट करते, लेकिन एक दो बच्चा को छोड़कर कोई करता ही नहीं है। ठीक है, और वही सब बच्चा सक्सेस भी करेगा, हमको पता है, और वो लोग जॉब भी लेगा। तो बाबू आप लोग देखो, जब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग को इतना तो बनता ही है। ठीक है कि नहीं, इतना चीज़ करना ही चाहिए। और बाकी एज और विश आप लोग नहीं कीजिए, मैं कुछ तो फोर्स नहीं कर सकता हूँ, बट सही लगे तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या बोला, इन अ थर्मल पावर प्लांट द कोल फ्रॉम ए कोल हैंडलिंग प्लांट इज मूव टू द बॉयलर बकेट। अब देखो यहाँ पे किसका बात करा, कोल का। तो कोल को हम लोग बेल्ट कन्वेयर के थ्रू भी दिखा सकते हैं, और बेल्ट कन्वेयर मैंने अभी जस्ट फिगर आपको अभी जस्ट दिखाए थे, ये आपका है बेल्ट कन्वेयर। तो इसके थ्रू भी हम लोग कोल वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ईजिली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेल्ट कन्वेयर। आगे बढ़ते हैं। A device used to lift, question number 142, a device used to lifting or lowering object suspension from the hook at the end of the rectangle chain or cable is known as। अच्छा, ये हुक का जो यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा एक चेन भी रहता है केबल से कनेक्टेड, दैट इज़ कॉल्ड आवर होस्ट। आपको इसको फिगर दिखाते हैं। देखो यहाँ पे मेरा एक रेक्टेबल चेन भी रहता है यहाँ पे, और एक आपका हुक भी रहता है। ठीक है, जो कि मेरा मूवमेंट करता है, लोअरिंग लिफ्ट करने में मेरा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि रेक्टेबल चेन रहता है और साथ ही साथ मेरा हुक रहता है जो कि सस्पेंशन लिफ्ट करने में मेरा हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड आवर होस्ट, यानी ये नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कन्वेयर आर यूज व्हेन द प्रिविलेज कंडीशन इंक्लूड। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लोड आर यूनिफॉर्म, रूट्स डो नॉट वेरी, मटेरियल मूव रिलेटिव कंटिन्यूसली, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। देखो कहीं हम लोग कन्वेयर बेल्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर मेरा रूट चेंज होगा, अपर डाउन ऐसे ऐसे करेगा, अपर डाउन ऐसे करेगा, तो भाई मटेरियल मेरा गिर सकता है ना। तो हम लोग जो रूट रहता है एकदम सिमिलर रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए थ्रू आउट द पूरा हॉल प्रोसेस में। लोड भी मेरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, लोड मेरा वेरी नहीं करना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रख दिए, यहाँ कम रख दिए, ऐसा नहीं होना, टूट सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मैटर बोल रहा है, तो सारा सही है। अब आ यहाँ पे एक्सपेंसेस का। तो मैंने कहा था इन्वेंट्री में डिफरेंट तरह का एक्सपेंसेस होता है। एक होता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आता है, जो कि मुझे डायरेक्ट कॉस्ट मेरा पैसा लगता है, यानी कि जो है शामिल होता है उस काम को करने में, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन आ जाएगा, जैसे आपका हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, टूल यूज़ करते हैं, जो हम लोग जैसे अगर बना रहे कास्ट आयरन का कोई चीज़,
या स्टील का कोई हम लोग डिब्बा बना रहे हैं, कोई हम लोग एक इंजन बना रहे हैं, तो स्टील जरूरत पर अब मेरा हो गया क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो उसमें हम लोग मटेरियल को खरीद के लाएं, स्टील को खरीद के लाएं। डायरेक्ट लेबर क्या है, जो लेबर डायरेक्ट उसमें आ रहा है, इनडायरेक्ट जो मेरा लेबर काम करता है उस समय पे काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो टूल्स वगैरह यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, ऑयल यूज हो रहा है उस काम को करने में, इंजन चल रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सारा आ गया डायरेक्ट आपका कॉस्ट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा आपका, इसमें हो जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो इसमें भी मेरा रहता है मटेरियल, लेबर और मेरा रहता है एक्सपेंसेस, लेकिन ये होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें भी आ जाता है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्ट मेरा इंक्लूड नहीं होता जब हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, बाद में यूज होता है, जैसे कि पेन, कॉपी, लुब्रिकेंट। तो पेन कॉपी का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पेपर वर्क के लिए करते हैं ना भाई, इतना मेरा मटेरियल है, लेकिन क्या जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तब पेन कॉपी का यूज़ हो रहा नहीं, उसका कोई यूज नहीं है। वो बस हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि मेरा इतना इतना लग रहा है, इतना मेरा खर्चा पड़ा, इतना मुझे कॉस्ट पड़ा, तो वो हो गया मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट लेबर का बात करेंगे तो जैसे जो मेरा हायर सुपीरियर हो जाता है, जैसे आपका वॉचमैन हो गया, गार्ड हो गया, ऑफिसर का जो ऑफिसर हो जाता है, ऑफिसर का जो सैलरी होता है, क्योंकि ऑफिसर क्या वो काम करेगा, देखो वो भी काम करता है, लेकिन जब मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे मान लो लेट समझ लो कि एक स्टील का आप देखे होंगे स्टील का जो डिब्बा बनता है ना, जो हम लोग बक्सा हम लोग घर में खरीदते हैं सामान रखने के लिए, वो जो रखता है, तो उसके लिए जो कारीगर काम करता है, लेबर काम करता है, का ऑफिसर वहाँ पे काम करेगा नहीं, वो बस आके देख के चल जाता है, लेकिन वो भी तो पैसा देते हैं। तो मेरा इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरा लेबर, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट काम पे नहीं वो फोकस किया, वो इनडायरेक्टली काम करता है, वो दूर से ही देख के चल जाता है, तो वहाँ पर वो चीज़ आ गई। उसके अलावा जो गार्ड वॉचमैन होता है, जो कि देख रेख करता है, तो वो भी काम नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्ट काम पे नहीं कर रहा है। मेरा बात समझ ना, काम में डायरेक्ट काम मीन्स जो उसमें कटिंग कर रहा है, जो हैंडलिंग कर रहा है, वर्क को पीट रहा है, कटिंग कर रहा है, शेपिंग कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है, वो सारा का वो डायरेक्ट लेबर हो गया। वॉचमैन तो बस देख के बैठे बैठे देखता है, लेकिन वो भी काम कर, तो वो इनडायरेक्ट में आ गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका अगर रेंट आ गया, बिजली बिल आ गया, टेलीफोन बिल आ गया, कि टेलीफोन बिल से इसका क्या कनेक्शन है, जब मैन्युफैक्चर और नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो बिल में आएगा ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो डायरेक्ट में क्या क्या आपका हो जाएगा, तो डायरेक्ट में यहाँ पे आ जाएगा आपका 144 का आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे कोई लग नहीं रहा है। सेलिंग, फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा जो इनडायरेक्ट में आ जाता है। सेलिंग करेंगे तो वहाँ मैन्युफैक्चर में उसका कोई है ही नहीं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल, ये भी मैंने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस क्या इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल जो हम लोग खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपका ऑफिसर ग्रेड का जो हो गया, वो भी मेरा इनडायरेक्ट लेबर में आ गया, कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ऑन दी प्रेजेंट में, ऑन द पॉइंट पे, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, वही वाला दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस बाई, प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कम कर सके, कम ज़्यादा वेस्ट करके, यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज वेस्ट, रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा हम लोग वेस्ट कम करेंगे तब हम लोग ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट का ही कर सकते हैं। राउटिंग, रूटिंग ये क्या हो जाता है मेरा, ये प्रिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू बी फॉलो, बस एक ही लाइन का, इसमें कुछ बताने वाली ज़रूरत नहीं है, ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या बोला गया है यहाँ पे 148 में, द राउटिंग फंक्शन इन अ प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन इज कंसर्न विथ, ओके, क्वेश्चन नंबर 148, द राउटिंग फंक्शन इन अ प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन इज कंसर्न विथ, मैंने कहा था राउटिंग क्या होता है कि सीक्वेंस में कैसे हम लोग ऑपरेशन को फॉलो करते हुए जाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और ये बेसिकली क्या दिखा था, मशीन का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में दिखा था। अब आ जाता है मेरा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, ये मेरा डिटरमाइन करता प्रोग्राम को कि भाई ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है एक सीक्वेंस में, ठीक है, ऑपरेशन के बारे में बताता है, तो ये डिटरमाइन करता प्रोग्राम फॉर दी ऑपरेशंस। नाउ द फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर, क्वेश्चन नंबर 150 है, द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर, क्या क्या चीज़ जो है मेरा फैक्टर मेरा इंपॉर्टेंट आ जाता है जब हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं, तो मेरा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, रूट सीट, टाइम स्टैंडर्ड, ये सारे चीज़ का मेरा जरूरत यहाँ पे पड़ता है, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
51. The planning and scheduling of a job order manufacturing differ from planning and scheduling of mass production manufacturing. तो ये बिल्कुल सही है, मेरा करेक्ट है, क्योंकि प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग का बात कर रहा है और यहाँ पर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फॉर मास प्रोडक्शन के लिए। और देखो ऑर्डर करने में और मास प्रोडक्शन करने में दोनों में अंतर तो होता ही, डिफरेंस जाहिर सी बात है। ऑर्डर हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग की, क्या मुझे चाहिए, और जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो हम लोग करते हैं किन बेसिस पे, वो हम लोग करते हैं आपका राउटिंग के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। करेक्ट। आ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं 152 डिस्पैचिंग। डिस्पैच क्या होता है? डिस्पैच मेरा एक आपका तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर हो जाता है, मैन्युफैक्चर के बाद हम लोग शॉप तक उसको सेंड कर देते हैं, और वो मेरा स्टार्टिंग एक फेज हो जाता है सेलिंग का। तो यहाँ पे कंसर्न विद दी स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग यूज। मैन्युफैक्चरिंग में डिस्पैच का क्या होता है कि हम लोग डिस्पैच करते हैं वर्क ऑर्डर को थ्रू द शॉप फ्लोर, डी नंबर। ओके, फ्लो अप प्रिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड। फ्लो प्रिस्क्राइब, तो ये भी आपका करेक्ट है, राइट है। जॉब इवोल्यूशन इन द मेथड डिटरमाइन द। जॉब इवोल्यूशन में मेथड डिटरमाइन क्या होता है? रिलेटिव द वैल्यू ऑफ जॉब, वर्क परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब, वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन, वर्थ ऑफ द मशीन। यानी कि ये वैल्यू रिलेटिव वैल्यू ऑफ द जॉब को बताता है, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द जॉब। ओके, क्वेश्चन नंबर 156 में देखते हैं, द प्रोसीजर ऑफ मॉडिफाइंग वर्क content to give more meaning and enjoyable to the job by the involving employees in planning, organization and control of their work is termed as। तो इसको हम लोग नॉर्मली करते हैं जॉब इनलार्जमेंट, यानी कि हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके कैसे एम्प्लॉय प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बड़ा करते हैं, यानी कि उसको कोर अच्छा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर जॉब इनलार्जमेंट, ठीक है। अब आ जाता है मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइन। मेरिट रेटिंग से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? तो मेरिट रेटिंग से हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि मेरिट नाम से ही पता चलता है कि जॉब कैसे, वर्कर जो है उसका परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वर्कर का परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग पता करते हैं। क्वेश्चन 158, द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज यूज इन। द एक्सेप्टेंस जो सैम्पलिंग होता है वो हम लोग यूज़ किया जाता है बेसिकली मास प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जबलिंग जो होता है जॉबिंग प्रोडक्शन जो यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं जो भी आपका हाई कॉस्ट होता है, यानी कि जो भी हाई कॉस्ट मेरा इस प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो आपका लेबर इंसेंटिव होता है, स्किल वर्कर होता है, उसका ज़रूरत पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ दी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, बट बुक में है तो आप एक बार लगा लीजिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया हूँ। 160, द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बेच प्रोडक्शन इज। तो यूनिट कॉस्ट अगर बेच प्रोडक्शन की बात करें, ढेर सारा प्रोडक्शन, तो लो होता है एज कम्पेयर टू द जॉबिंग प्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट गिव्स स्टिमुलेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ द वर्क एंड मशीन। देखो मैंने कहा था ना, वर्क एंड मशीन के बारे में कौन बताता है? मैन मशीन चार्ट। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये आ सकता है क्वेश्चन। गैंट चार्ट के मैंने बताया कि गैंट चार्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? प्रोडक्शन का शेड्यूलिंग करने में हम लोग बताता है गैंट चार्ट, तो सी हो जाएगा। और गैंट चार्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इसका भी सी हो जाएगा। अब आ जाता है मेरा ये 2 क्वेश्चन पूछता है, एक आ जाता है लास्ट 2 टॉपिक बचा है, आपका आ जाता है वैल्यू इंजीनियरिंग और जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या जाता है आपका? वैल्यू इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या आ जाता है आपका? लीनियर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। दोनों में 1-1 करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ वैल्यू इंजीनियरिंग के रिलेटेड, ठीक है, टर्म जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। वैल्यू इंजीनियरिंग सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि वैल्यू इंजीनियरिंग में जो टर्म है वैल्यू, वो क्या रिफर करता है? तो वैल्यू मीन्स होता है कि कैसे हम प्रोडक्ट का यूटिलिटी करते हैं, समझ आया? वैल्यू मीन्स क्या होता है? कैसे प्रोडक्ट का हम लोग यूटिलिटी करते हैं, यानी कैसे उसका यूज हम लोग करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताता है वैल्यू टर्म होता है। वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक में जो हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक में क्या होता है? हम लोग एक्सपर्ट को लेते हैं प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? यानी वैल्यू इंजीनियरिंग में हम लोग एक्सपर्ट को, जो भी एक्सपर्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बुलाते हैं, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोला जाता है उसको? ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, STORMING, जो कि डेवलप करता है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग में। ये चीज़ पूछ सकता है आपको।
इसके अलावा वैल्यू इंजीनियरिंग में एक आपका सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ को बनाने का। हम सब अभी वैल्यू इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट को बनाते हैं तो तरीका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव प्लान करते हैं। क्रिएटिव फेज इसको बोला जाता है। क्रिएटिव फेज मतलब हमको क्या बनाना है। क्रिएटिव मतलब जो स्टार्टिंग में नहीं होता है, मेरे पास एक आइडिया है तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव। तो क्रिएटिव फेज जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि हमको बनाना क्या रहता है। दूसरा नंबर मेरा आ जाता है इन्फॉर्मेशन फेज। इन्फॉर्मेशन फेज मतलब अब हमको वो बनाना, तो उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन तैयार करेंगे कि भाई क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, क्या मटेरियल चाहिए, कहाँ पे करेंगे, कैसा प्रोसेस होना चाहिए, कितना लेबर चाहिए, लेबर जो रहेगा उसका क्या क्वालिफाई होना चाहिए, मटेरियल रहेगा क्या क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए। थर्ड क्या आ जाता है मेरा, इन्वेस्टिगेशन फेज आता है। इन्वेस्टिगेशन फेज में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन फेज में हम लोग करते हैं कि भाई इसको बनाएंगे तो बनाने के लिए हमको जो है सही तरह से कहाँ पे हम लोग सेटअप किया जाए, कितना दिन लगेगा, क्या यहाँ पे मार्केट में इसका जो है जो हम लोग बना रहे हैं उसका सही तरह से मुझे कॉस्ट मिल पाएगा, क्या उसका मांग है कि नहीं कंज्यूमर को जो यूज़ करेगा। ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन फेज में लेते हैं। और लास्ट में हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन फेज। एवोल्यूशन में फेज मीन्स वो कैसे बना, कैसे बिका, किस तरह का गया, एवोल्यूशन जिस तरह का होता है वो सारा चीज़। तो ये हम लोग देखते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग में मेरा फेज होता है 1 से लेकर 4 तक। पहला क्या आता है, क्रिएटिव फेज, फिर क्या आ जाता है मेरा इन्फॉर्मेशन फेज, फिर आता है इन्वेस्टिगेशन फेज और लास्ट आ जाता है मेरा इवोल्यूशन फेज। समझ आया? ओके। इसका वैल्यू इंजीनियरिंग में और क्या पूछेगा आपको, सब मैं बता देता हूँ एक एक करके। वैल्यू इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या हम लोग देखते हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन में। कॉस्ट रिडक्शन मतलब हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग से चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो है क्वालिटी तो अच्छा हो लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ही कम हो, मतलब कम पैसा में अच्छा से अच्छा चीज़ मिलना। बात समझ में आया? और वैल्यू इंजीनियरिंग जो हो जाता है वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा लेवल में किया जाता है, यानी कि लार्ज, ठीक है, लार्ज स्केल पे जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर देते हैं किसका, वैल्यू इंजीनियरिंग का। समझ आया? ये सारा चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, इस सब को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वैल्यू इंजीनियरिंग से रिलेटेड इतना आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, जो मैंने आपसे कहा था दैट इज़ क्या था मेरा, लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्राम से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो 1 बाय 1 देख लीजिए। सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है वो हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पहले ये तो जान लो कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है वो हम लोग उसमें करते क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेल डिफाइन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब तरीका ये डिफाइन करते हैं कि इस तरीका से हम इस प्रोडक्ट को डिफाइन मतलब बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे। पहला मतलब हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, मतलब ये तरीका, इसी तरीका से हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे इस प्रोजेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का। दूसरा चीज़ हम लोग डिसीजन लेते हैं, वेरिएबल शुड बी इंटीग्रेटेड और नॉन नेगेटिव, मतलब जो भी काम हो वो एकदम इन रिलेटिव ना हो और मेरा नॉन नेगेटिव ना हो। मतलब एक होता है ना माइंडसेट होता है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने का, माइंडसेट मतलब हम लोग पॉजिटिव वे में लेके चलना है, ठीक है, मतलब उस तरह का हम लोग वो सोच के हम लोग उस तरह का स्किल्ड वर्कर को रखेंगे कि सही मेरा काम करे, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन नेगेटिव थॉट होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव, और डिसीजन जो होता है मेरा वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि जब भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग उसको वेरिएबल करके सही चीज़ कर सके। थर्ड नंबर में क्या जाता है, रिसोर्सेज मस्ट बी लिमिटेड सप्लाई, मतलब हम लोग के पास लिमिटेड रहता है रिसोर्सेस, उसी बेसिस पे हमको अच्छी तरह से प्रोडक्शन करके सप्लाई करना है। तो ये सारा चीज़ का हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में ध्यान देते हैं, ठीक है। ओके अब दूसरा लिमिटेड जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताओ कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम मैनर में आउटपुट दे सकते हैं। तो आपका आ गया क्या, ये आंसर हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या कहा, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग अच्छा से अच्छा मैक्सिमम जो है मैनर में प्रोडक्ट दे सके, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये अगर आपको पूछ देगा मैथमेटिकल टेक्निक कौन सा होता है जिसमें हम लोग लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करके अच्छा सा प्रोडक्शन कर पाए, तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके अब फिर पूछ देगा लीनियर प्रोग्रामिंग को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को चाहे हम लोग बैंक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑयल इंडस्ट्री होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपका इसके अलावा जो आपका MSME होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपका पेपर मिल होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जगह पे हम लोग जो है लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कम कॉस्ट कम रिसोर्सेज में अच्छा बनाना। चलो ये चीज़ हो गया। और आपको क्या पूछेगा, इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्यूशन किस मेथड से करते हैं, तो एक आता है सिंप्लेक्स मेथड,
LEX सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड के जरिए जो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। समझ आया? ओके, इसमें आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। तो हम लोग देख लिए वैल्यू इंजीनियरिंग से बात करते हैं। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ रेड को। ओके, क्वेश्चन नंबर 164, इन द वैल्यू इंजीनियरिंग द टर्म वैल्यू रिफर टू। मैंने क्या बताया? वैल्यू यानी कि यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 65, द एम ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। क्या होता है वैल्यू इंजीनियरिंग का एम? क्या होना चाहिए भाई? तो वैल्यू इंजीनियरिंग का होने वाला है कि मेरा मिनिमम द कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कॉस्ट को हम लोग घटा देंगे, कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, लेकिन मेरा जो क्वालिटी है वो मेरा क्या होना चाहिए? घटना नहीं चाहिए, वो मेरा सेम रहना चाहिए। क्वालिटी मेरा अच्छा होना चाहिए, अच्छा से अच्छा क्वालिटी कम कॉस्ट में। इसलिए तो वैल्यू बात ही कर रहा है, वैल्यू होना चाहिए। मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं उसका वैल्यू प्रोडक्ट है कि नहीं। वैल्यू प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्या बोला जाता है? जितना पैसा लगे उस प्रोडक्ट में हमको अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मिले। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। सॉरी, द वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक इन विच एक्सपर्ट ऑफ द सेम रैंक असेंबल फॉर द प्रोडक्ट डेवलप्ड इज कॉल्ड। मैंने कहा था कि इसमें जो एक्सपर्ट होता है वो असेंबल करता है प्रोडक्ट को वैल्यू इंजीनियरिंग में, उसको बोलते हैं कि हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज वैल्यू इंजीनियरिंग में मैंने कहा था सबसे पहले हम लोग क्रिएटिव करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन उसका लेते हैं, फिर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और लास्ट में हम लोग एवेल्यूएट करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, इन द वैल्यू इंजीनियरिंग द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टू बी कॉस्ट रिडक्शन। हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग में सबसे वही तो बात है ना कि हम लोग कम कॉस्ट में क्वालिटी को मेंटेन करना, तो वही मेरा कहलाता वैल्यू इंजीनियरिंग। तो वैल्यू इंजीनियरिंग इज पर्टिकुलर इंटरेस्ट व्हेन, कब हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं भाई इसका? तो प्रोडक्शन जब हम लोग लार्ज स्केल में करते हैं। मैंने बताया था वैल्यू इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्केल में हम लोग जो है वो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब लीनियर प्रोग्रामिंग इंटर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर अप्लाइंग लीनियर प्रोग्रामिंग? मस्ट बी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेरा फंक्शन एकदम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुझे ये बनाना है। नॉन नेगेटिव और इन रिलेटेड जो होता है डिसीजन मेकिंग वो भी मेरा होना चाहिए। ठीक है, यानी डिसीजन वेरिएबल शुड बी इन रिलेटेड एंड आपका नॉन नेगेटिव। ओके आ जाता है मेरा सी नंबर में बोला द रिसोर्सेज मस्ट बी लिमिटेड सप्लाई। मैंने कहा था लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट देना। देखो दोनों में ये अंतर है। अगर आपको बोलेगा वैल्यू इंजीनियरिंग में और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग अंतर क्या है? देखो इसमें हम लोग कॉस्ट जो होता है मैंने क्या कहा था, कॉस्ट घटा के क्वालिटी को मेंटेन करते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग में। वैल्यू इससे याद रखिएगा, वैल्यू मतलब होता है क्वालिटी अच्छा लेकिन कॉस्ट कम। और लीनियर प्रोग्रामिंग में कम मेरा रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कम है लेकिन हम लोग मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा करके दे रहे हैं। ठीक है, ओके ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी हो जाएगा। क्वेश्चन 171 बोला गया द मैथमेटिकली टेक्निक फॉर फाइंडिंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स ऑफ ए कंपनी इन द मैक्सिमम मैनर, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज मैक्सिमम हम लोग यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने में, तो वो मेरा होता है क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग। द लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू, मैंने कहा था केमिकल रहे, ऑयल रहे, पेपर इंडस्ट्री, बैंक, बहुत ज़्यादा जगह है, MSME सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कैन बी अप्लाइड टू अ लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ पे इसको लाइन बैलेंसिंग और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, अ फिजिबल सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुड बी, एक बार फिजिबल सॉल्यूशन बताओ लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेटिस्फाई द प्रॉब्लम कंस्टेंट, या फिर सेटिस्फाई द प्रॉब्लम कंस्टेंट नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। नाम से मतलब पढ़ के ही पता चला, मैंने पहले बताया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मतलब खुला सोच होना चाहिए वो अपने तरीक़ा से। अगर कोई चीज़ चेंज होना करना चाह रहा तो वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तभी जाके जो है वो उसी लेवल पे कम चीज़ भी, क्योंकि देखो यहाँ तो ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस मिल रहा है हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन रोक नहीं होना चाहिए। अगर उसको लगे कि भाई इस मैनर से काम नहीं करना चाहिए, हमको इस तरीके से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है इसका यूज़ करके, तो उसका वो उसको खुला छूट होना चाहिए। और कंस्टेंट जो आपका कंस्टेंट होता है, यानी कि जो फिक्स बाउंडेड होता है आपका, क्या बोल सकते हो, डिसिप्लिन होता है या फिर कोई एक टेक्निक रूल्स बोल सकते हो, वो भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द सिंप्लेक्स मेथड इज मेथड यूज फॉर, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को ठीक करने के लिए हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसका भी हो गया सी नंबर। तो यहाँ पे आज आपका ख़त्म हो जाता है हम लोग का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चलिए आज आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि इसके नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लाएं, कौन सा जो रिमेनिंग जो आपका बचा हुआ है आर एस खुरमी का सॉल्यूशन, कौन सा सब्जेक्ट को आप लोग को चाहिए, मैं उसको स्टार्ट करूंगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कीजिएगा, फिर जैसे खत्म होगा फिर हम लोग करते जाएंगे। अभी हम लोग मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, मुझे ज़्यादा टाइम मिला, तो मैं आप लोग के लिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कैसा भी आपका लेक्चर लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।